देखेंगे पोषण हमने देख लिया है। उसके बाद हम श्वसन देखे हैं। जैव प्रक्रम का तीसरा भाग जो है वहन, ट्रांसपोर्टेशन जिसे आप कहते हो, इसका अध्ययन हम करेंगे। जैव प्रक्रम का तीसरा भाग है ये वहन, ट्रांसपोर्टेशन इंग्लिश में कहते हो, इसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। आप सबसे पहले समझिए कि वहन होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। एक स्थान से दूसरी स्थान तक ले जाना, सामान्य शब्दों में समझो यही ट्रांसपोर्टेशन है। एक स्थान से दूसरी स्थान तक ले जाना ही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। अगर हम मानव की बात करें, मुख्यतः मानव की ही बात करते हैं, तो मानव में इस वहन की प्रक्रिया के लिए एक पूर्ण विकसित तंत्र उपस्थित होता है जिसे आप रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हो। मानव में इस वहन की प्रक्रिया के लिए एक पूर्ण विकसित तंत्र होता है जिसे आप रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हो। अब आप समझो ये रुधिर परिसंचरण तंत्र किससे मिलकर बना हुआ है, तो दो चीजों को स्पष्ट रूप से आप बताओगे, एक हृदय और दूसरा रुधिर वाहिनियां। तीसरा इसमें कुछ नहीं है। रुधिर परिसंचरण तंत्र में एक हृदय है और दूसरा रुधिर वाहिनियां है। इससे मिलके पूरा का पूरा रुधिर परिसंचरण तंत्र बना हुआ है जो रुधिर का संचार पूरे शरीर में कराता है और जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है। ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचती है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो रक्त के माध्यम के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है, फेफड़ों से वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही आप किसके अंतर्गत पढ़ते हो, वहन के अंतर्गत पढ़ते हो। अब हम देखेंगे कि जो वहन है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका है बालक रुधिर की। यदि रुधिर नहीं हो तो ऑक्सीजन जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड फिर पुनः वापस आएगा क्या, और यदि ऑक्सीजन न मिले तो भोजन का ऑक्सीकरण होगा क्या, नहीं। भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा क्या, नहीं। ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा तो दैनिक जीवन कार्य होगा क्या, नहीं। दैनिक जीवन कार्य नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति। एकदम सीधा सा कंसेप्ट है बालक, ठीक है। तो ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन अगर फेफड़ों तक पहुंच भी गया तो उसके लिए कोई तंत्र चाहिए ना कि जो उस ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक, ऊतकों तक पहुंचाए। तो वो रुधिर परिसंचरण तंत्र है जो ऑक्सीजन को आपके विभिन्न कोशिकाओं व ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होता है और सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड व जल निर्मित होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड पुनः रक्त के द्वारा ही फेफड़ों में मुक्त किया जाता है और फेफड़ों से वायुमंडल में त्यागा जाता है। इस पूरे प्रक्रम में रुधिर की अहम भूमिका है। तो हम सबसे पहले जानेंगे रुधिर के बारे में। रुधिर क्या है, इसके घटक क्या होते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो आप रुधिर के बारे में यदि पहला कोई बात जानोगे बालक, तो ये कि ये किस रूप में है, तरल रूप में है। किस रूप में है, तरल रूप में है। और रुधिर को टच करोगे ना बालक तो चिपचिपा होता है। तो आप चिपचिपा से याद रखोगे संयोजी। क्या याद रखोगे, संयोजी। ये क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हो इंग्लिश में। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त क्या है,
तरल संयोजी ऊतक है। पहली बात रुधिर के बारे में बताओगे। दूसरी बात यदि बताओगे तो आप रुधिर के बारे में ये बताओगे, दूसरी बात कि रुधिर जो है उसके मुख्य दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक। रुधिर के बारे में आप बताओगे कि तरल संयोजी ऊतक है, और यदि घटक की हम बात करें तो कितने घटक? दो घटक। एक को कहते हो क्या? रुधिर प्लाज्मा, और दूसरे को क्या कहते हो? रुधिराणु। क्या कहते हो? रुधिराणु। पहले को क्या कहते हो? रुधिर प्लाज्मा। क्या कहते हैं आप? रुधिर प्लाज्मा। और दूसरे को क्या कहते हो? रुधिराणु। रुधिराणु कहते हो बालक। इसको बड़ी बेहतर से हमको समझना है। तो कोई भी अगर पदार्थ है तो 100% होगा ना। तो यदि रुधिर 100% है तो उसके घटक का योग भी 100% होना चाहिए। तो आप याद रखोगे कि रुधिर में जो रुधिर प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। कितना होता है? 55%। आप बताओ 100 में से 55 घटाओगे कितना? 45। तो आप बताओ रुधिराणु कितना प्रतिशत? 45%। 45% या 45% आप कहते हो। तो हम ये जाने कि रुधिर में क्या है? रुधिर प्लाज्मा है और क्या है? रुधिराणु है। अब ये रुधिर प्लाज्मा क्या है और रुधिराणु क्या है, इसको बेहतर से समझो। आपका रक्त कहीं कट जाए, आपका शरीर कहीं से कट जाए तो रुधिर का स्राव होना प्रारंभ होता है ना बालक। और रुधिर के थक्का बनने के पश्चात, जब रुधिर थक्का बन गया है उसके पश्चात हल्का पीले रंग का एक द्रव स्राव होता है। पानी की तरह आपने देखा होगा। वो हल्का पीले रंग का जो द्रव है वही क्या है? रुधिर प्लाज्मा है। क्या है? रुधिर प्लाज्मा है। और ये रुधिर प्लाज्मा आपके रक्त में विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। साथ ही जो ब्लड टेस्ट होते हैं ना, उसमें मैक्सिमम ब्लड टेस्ट कहाँ से होते हैं? रुधिर प्लाज्मा से ही होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं रुधिराणु की तरफ। किसकी तरफ? रुधिराणु। यानी रुधिर के अणु। नाम से क्लियर है ना? रुधिराणु, रुधिर के अणु। और आप यदि रुधिर के अणु की बात कर रहे हो बालक, रुधिर के अणु की यदि आप बात कर रहे हैं तो इसे मुख्य प्रकार के से कितने रुधिराणु आते हैं? 3 आते हैं। कितने आते हैं? 3 आते हैं। कौन कौन से? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये किसमें आते हैं? रुधिराणु में आते हैं। किसमें आते हैं? रुधिराणु में आते हैं। अब आप बात करते हो रुधिराणु की और बात करते हो लाल रुधिर कणिकाओं की। किसकी बात करते हो? लाल रुधिर कणिकाओं की। तो सबसे पहला तो प्रश्न उठता है बालक कि लाल रुधिर कणिकाएं लाल क्यों होती हैं? सबसे पहला प्रश्न क्या उठता है कि लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं ये लाल क्यों होती हैं? तो हम देखते हैं कि लाल रुधिर कणिकाएं लाल क्यों होती हैं। आप बात कर रहे हो आरबीसी की, रेड ब्लड कार्पसल्स। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं। अब हम लाल रुधिर कणिकाएं की बात कर रहे हैं बालक, और आप सबसे पहला बात आरबीसी के बारे में कुछ याद रखोगे तो वो ये याद रखोगे कि ये कणिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, यानी इनमें केंद्रक नहीं होता है। और इनमें केंद्रक नहीं होगा बालक तो केंद्रक के स्थान पे एक संरचना होती है जिसे आप क्या कहते हो? हीमोग्लोबिन कहते हो।
क्या कहते हो? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त कैसा दिखता है? लाल दिखता है। अगर रक्त में हीमोग्लोबिन ना हो तो रक्त हमारा रंगहीन हो जाएगा, लाल नहीं दिखेगा। तो आप याद रखिएगा कि जब भी आप किसकी बात करोगे, लाल रुधिर कणिकाओं की बात करोगे, तो लाल रुधिर कणिकाओं में पहली बात आप याद रखेंगे कि इसमें केंद्रक नहीं होता है, और केंद्रक के स्थान पे क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन होता है। हीम प्लस ग्लोब्यूलिन, हीम प्लस ग्लोब्यूलिन। जो ग्लोब्यूलिन है या ग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है, और हीम जो होता है बालक वो आयरन उसमें तत्व उपस्थित होता है। मध्य में क्या होता है? आयरन तत्व उपस्थित होता है। तो आपसे कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन। लोहा पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। तो आप कह सकते हो कि हमारे खून में क्या है? लोहा है। ठीक है, आप अब किसी से लोहा ले सकते हो। ठीक है, किसी से रक्त लोगे यानी क्या ले लिए उससे? लोहा ले लिए। ठीक है, आज तक तो झगड़ा में ही लोहा लेते थे, अब रक्त से भी क्या ले लोगे? लोहा ले लोगे। तो आप बताओगे ना कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व है? लोहा है, आयरन है। ठीक है, और ये आयरन हीमोग्लोबिन में उपस्थित है और किस रूप में होता है? फेरस के रूप में होता है। किस रूप में होता है? फेरस के रूप में होता है। और आप लाल रुधिर कणिकाओं में फिर से याद रखिए कि लाल रुधिर कणिकाएं लाल क्यों होती हैं? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होगा? आयरन होगा। कौन सा तत्व होगा? आयरन। आप बताओ आरबीसी में क्या नहीं होगा? केंद्रक नहीं होगा। अब यही बताओगे कि आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है ये कितने दिन की होती है? 120 दिन। कहीं कहीं आपको 120 से 125 दिन लिखा मिल जाएगा, लेकिन आप 120 दिन ही याद रखोगे। कितना होता है? 120 दिन। तो इतना आरबीसी के बारे में बहुत है। ठीक है, आरबीसी हम जान लिए। अब जानेंगे डब्ल्यूबीसी। किसको जानेंगे? डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब इस श्वेत रुधिर कणिकाओं में बालक आप स्पष्ट बताएंगे कि इनमें केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। किसके रूप में होता है? कणिका के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? कणिका के रूप में। या एक केंद्रक भी उपस्थित हो सकता है। जैसे जब भी आप श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात करोगे, जैसे आरबीसी में हमने बताया कि केंद्रक विहीन है। केंद्रक इसमें नहीं है। केंद्रक की जगह क्या पाया जाता था? हीमोग्लोबिन। लेकिन यहाँ पर केंद्रक पाया जाएगा, और केंद्रक पाया जाएगा वो केंद्रक कणिकामय भी हो सकता है या कणिका रहित भी हो सकता है। और इस कणिकामय और कणिका रहित केंद्रक के आधार पर ही जो आपके डब्ल्यूबीसी हैं बालक, ये डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक कणिकामय श्वेत रुधिराणु और दूसरा कणिका रहित श्वेत रुधिराणु। और बालक ये श्वेत है ना, श्वेत है क्यों? श्वेत क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए कैसा है? श्वेत है। अगर हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो ये कैसा हो जाता? लाल हो जाता। तो आप याद रखोगे कि जो श्वेत रुधिराणु हैं ये कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला क्या? कणिकामय। क्या? कणिकामय श्वेत रुधिराणु। कणिकामय श्वेत रुधिराणु। कणिकामय श्वेत रुधिराणु।
अब कणिका में श्वेत रुधिराणु की बात कर रहे हो ना, कणिका में श्वेत रुधिराणु यानी ऐसे रुधिराणु जिसमें क्या उपस्थित हो, कणिका उपस्थित हो, उनको क्या कहते हो, कणिका में श्वेत रुधिराणु कहते हैं। क्या कहते हैं, कणिका में श्वेत रुधिराणु। ये कितने प्रकार के होते हैं बालक, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आपने सुना होगा इयोसिनोफिल या उसी को एसिडोफिल भी कहते हो। क्या कहते हो, एसिडोफिल। आपने सुना होगा बेसोफिल, आपने सुना होगा न्यूट्रोफिल। तो हम समझेंगे कि ये जो WBC है और WBC में जो कणिका में श्वेत रुधिराणु है ये कितने प्रकार के हैं, या जो कणिका रहित श्वेत रुधिराणु हैं कितने प्रकार के हैं, और वो एक एक का कार्य क्या है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनकी संरचना क्या होती है। अब हमने बताया कि जो WBC है बालक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक कणिका में, कणिका में WBC लिख दें, और दूसरा कणिका रहित श्वेत रुधिराणु, कणिका रहित WBC। अब कणिका में हमने बताया बालक कि इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल न्यूट्रोफिल और न्यूट्रोफिल। इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। क्योंकि ये कोशिकाएं हमेशा संख्याओं में पाई जाती हैं, अकेले नहीं पाई जाती हैं, तो इयोसिनोफिल्स कहते हो, बेसोफिल्स कहते हो और न्यूट्रोफिल्स कहते हो। ठीक है। अब आप देखो जो कणिका रहित WBC हैं ये 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। एक को क्या कहते हो, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, दूसरे को क्या कहते हो, मोनोसाइट। मोनोसाइट कहते हो, मोनोसाइट। अब हम एक एक को बड़ी सामान्य भाषा में, सरल भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे। अब आप देखो इयोसिनोफिल की सबसे पहले बात करते हैं। इयोसिनोफिल, अब चूंकि इयोसिनोफिल कणिका में श्वेत रुधिराणु है ना बालक, तो कणिका में श्वेत रुधिराणु में इसमें केंद्रक तो पाया जाएगा, ये तो निश्चित है। इसमें कोई इफ बट लेकिन किंतु परंतु नहीं है। अब केंद्रक पाया जाएगा इयोसिनोफिल में, लेकिन इसका जो केंद्रक होता है वो द्विपालित होता है। कैसा होता है, द्विपालित। यानी 2 पालियों में क्या होता है, बटा होता है, विभक्त होता है। 2 पालियों में क्या होता है, विभक्त होता है। केंद्रक एक ही है, पालियां मात्र 2 हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की कणिकाओं को क्या कहते हो आप, इयोसिनोफिल कहते हो। क्या कहते हो, इयोसिनोफिल। ऐसी कणिकाएं, ऐसी कणिका में श्वेत रुधिराणु जिसमें केंद्रक की कितनी पालियां हो, 2, उसको आप क्या कहते हो, इयोसिनोफिल। और इयोसिनोफिल बालक जो भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं ना, वहां इनकी संख्याएं तुरंत बढ़ जाती है और एलर्जी में ये बड़ी सक्रिय हो जाते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि ये व्यक्ति इस्नोफिलिक है। इस्नोफिलिक व्यक्ति क्या होते हैं, थोड़ा भी मौसम चेंज होगा उनको सर्दी जुकाम हो जाएगा। बहुत से लोग होंगे थोड़ा भी मौसम में नमी आएगा कि उनको क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इयोसिनोफिल्स की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे आपको सर्दी जुकाम फील होता है, या सर्दी जुकाम होने से इयोसिनोफिल की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा क्या है बालक, बेसोफिल। क्या है, बेसोफिल। आप देखो इसकी जो
इसकी जो कोशिका है, इसकी जो कणिका है, इसमें भी केंद्रक पालित ही होता है, लेकिन इसका जो केंद्रक होता है वो कुछ एस आकृति का दिखने लगता है। किस आकृति का दिखने लगता है? एस आकृति का। 2 से 4 या 5 पालियां इनमें पाई जा सकती हैं, और इसका जो केंद्रक दिखता है वो किस आकृति का दिखने लगता है? एस आकृति का दिखने लगता है। और इसको आप क्या कहते हो? बेसोफिल कहते हो। क्या कहते हो? बेसोफिल। ये था इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल्स, ये था बेसोफिल्स। और तीसरा है बालक न्यूट्रोफिल्स। तीसरा क्या है? न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स में जो केंद्रक होता है बालक, वो 2 से 5 पालियों में विभक्त होता है। कितने पालियां हो सकते हैं? 2 से 5 पालियां हो सकते हैं। इस प्रकार से केंद्रक आपको देखने को मिलता है किसमें? बेसोफिल में। किसमें मिलता है? सॉरी, न्यूट्रोफिल में देखने को मिलता है। आप देख सकते हो, आप तीनों को देख सकते हो, चाहे आप स्नोफिल की बात करो, चाहे आप बेसोफिल की बात करो, चाहे आप न्यूट्रोफिल की बात करो, स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। इयोसिनोफिल में केंद्रक द्विपालित है, बेसोफिल में केंद्रक 2 से 4 पालियों में विभक्त होता है, जबकि न्यूट्रोफिल में आपका केंद्रक 3 से 5 या अधिक पालियों में विभक्त हो सकता है। आप बताओगे कि ये तीनों किस प्रकार के कणिका हैं? कणिका में श्वेत रुधिराणु के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। इनका कार्य क्या है बालक? इनका कार्य है कहीं भी एलर्जिक रिएक्शन हो शरीर में, ये तुरंत पहुंचते हैं और उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। अब इनमें केंद्रक है और केंद्रक पालियां में बटी हुई हैं, ये बात स्पष्ट रूप से हमको ध्यान में रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तीनों की संरचनाओं का। फिर हम देखेंगे कणिका रहित श्वेत रुधिराणु। अब इसको मिटाते हैं और देखते हैं कणिका रहित श्वेत रुधिराणु। देखो, कणिका रहित श्वेत रुधिराणु 2 प्रकार के, पहला लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। आप बालक जब भी लिम्फोसाइट की बात करोगे ना, लिम्फोसाइट में आप बताओगे ये ऐसी कणिकाएं हैं जो अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं। कहाँ निर्मित होती हैं? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं। और अस्थि मज्जा में निर्मित होने के बाद इनका परिपक्वन भी अस्थि मज्जा में होता है, या हृदय के सनिकट एक ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। उस ग्रंथि में इसका परिपक्वन होता है। यानी लिम्फोसाइट निर्मित कहाँ होंगे? अस्थि मज्जा में। कहाँ होंगे? अस्थि मज्जा में। बोन मैरो, अगर अस्थि मज्जा नहीं सुने हो तो बोन मैरो जरूर सुने होगे, क्रिस 3 में। ठीक है, ये बोन मैरो तो सुने हो ना, क्रिस 3 में ट्रांसप्लांटेशन होता है ना बोन मैरो का, काल का। ठीक है, तो उसका अस्थि मज्जा ही खराब होता है ना, तो उससे भी याद रख सकते हो कि लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में बनते हैं। और अस्थि मज्जा में बनते हैं, और अस्थि मज्जा में ही, बोन मैरो में ही इनका परिपक्वन होता है। तो इस लिम्फोसाइट को क्या कह देते हो बालक? बी लिम्फोसाइट कह देते हो। क्या कहते हो? बी लिम्फोसाइट कहते हो।
यदि ये लिम्फोसाइट बने अस्थि मज्जा में और किस ग्रंथि में परिपक्व हो रहे हैं, थाइमस ग्रंथि में। कहाँ पे परिपक्व हो रहे हैं, थाइमस ग्रंथि में। थाइमस किससे शुरू हो रहा है, टी से। तो इस लिम्फोसाइट को क्या कह दोगे, टी लिम्फोसाइट कह दोगे। क्या कह दोगे, टी लिम्फोसाइट। यानी लिम्फोसाइट भी दो प्रकार के, बी लिम्फोसाइट और टी टी लिम्फोसाइट। और ये क्या करते हैं, ये प्रतिजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रतिजन। एंटीबॉडी बनाते हैं जो आपके शरीर में आए हुए किसी भी प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। अगर आपके शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश कर गए तो ये तुरंत घेर के उनका इनकाउंटर करते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, जिससे आपका शरीर रोग मुक्त रह सके। ये है लिम्फोसाइट का कार्य। मोनोसाइट की जो कोशिकाएं होती हैं वो भस्काणु प्रकृति की होती हैं। किस प्रकृति की होती है, भस्काणु। भस्काणु का मतलब ये, अगर कोई आया तो उससे हाल चाल नहीं लेंगे, सीधे उनको इनगल्फ कर जाएंगे, खा जाएंगे। कोई रोगाणु अगर प्रवेश किया आपके शरीर में तो ये ऐसा नहीं कि घेरेंगे, संख्या बढ़ाएंगे, उसके बाद मारेंगे। सीधे सीधे कहेंगे आओ हम क्या कर जा रहे हैं, खा जा रहे हैं, निगल के उसको सीधे समाप्त करने का कार्य करते हैं, योगी जी की तरह। ठीक है, हाँ। तो अब याद रखिएगा आप कि जब भी आप बात करोगे किसकी, कणिका रहित श्वेत रुधिराणु की, तो लिम्फोसाइट में कितने प्रकार की कोशिकाएं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कहाँ बन रहा है, अस्थि मज्जा में। मैच्योर कहाँ हो रहा है, अस्थि मज्जा में। इसीलिए आप बी लिम्फोसाइट कह रहे हो। टी लिम्फोसाइट बन कहाँ रहा है, अस्थि मज्जा में। मैच्योर कहाँ हो रहा है, थाइमस ग्रंथि। इसीलिए आप क्या कह रहे हो, टी टी लिम्फोसाइट कह रहे हो। अब बालक, रुधिर को हमने पूरी तरीके से जान लिया है। रुधिर में अब कुछ जानने लायक नहीं है। अब हम यहीं थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे रुधिर वर्ग को। किसको जानेंगे, रुधिर वर्ग को। अगर इधर चल रहे हैं तो इस वर्ग को खत्म ही करके चलें और थोड़ा सा रुधिर वर्ग को जान लें। देखो, रुधिर वर्ग की बात जब भी आएगी तो आप एक व्यक्ति का नाम जरूर याद रखोगे, कार्ल लैंड स्टीनर। क्या याद रखोगे, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने ही सबसे पहले बताया कि जो रुधिर आपको सॉरी आपको सबसे पहले कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने ही बताया कि जो रुधिर आपका देखने में लाल है वो लाल तो है, लेकिन लाल में भी अलग अलग प्रकार का होता है। आप किसी के रुधिर को किसी को दान नहीं कर सकते। रक्तदान के बारे में उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के रुधिर को नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए हमको उसका रुधिर वर्ग पता होना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो सबसे पहले रुधिर वर्ग की खोज किसने की, कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने। इन्होंने बताया कि रुधिर भले ही देखने में लाल हैं, लेकिन इनमें अलग अलग वर्ग होते हैं और अलग अलग वर्ग होने के कारण इनके गुण भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन्होंने बताया कि रुधिर वर्ग कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। जो रुधिर समूह है कितने प्रकार के इन्होंने बताया, 4। पहला कहा ए, दूसरा कहा बी, तीसरा कहा ए बी और चौथा क्या कहा, ओ कहा। ये क्या है, रुधिर समूह है या रक्त समूह आप कहते हो।
कितने प्रकार के रुधिर समूह? चार। ए बी ए बी ओ, ये 4 प्रकार के रुधिर समूह है। और 4 प्रकार के रुधिर समूह में उन्होंने बताया कि इन पे जो प्रतिजन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के लगे होते हैं, और जो प्रतिरक्षी होते हैं वो भी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो हम देखेंगे कि इन 4 रुधिर समूहों में किस प्रकार के प्रतिजन है और किस प्रकार के प्रतिरक्षी है। आप बात करोगे एंटीजन की, तो रुधिर समूह ए में एंटीजन कौन सा होता है? ए होता है। रुधिर समूह बी में एंटीजन कौन होता है? बी होता है। रुधिर समूह ए बी में एंटीजन कौन होता है? अनुपस्थित होता है। कोई एंटीजन नहीं होता है। ए बी की बात कर रहे हो ना? तो एंटीजन रुधिर समूह बी में ए और बी, ए और क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? ए और बी होगा। और रुधिर समूह ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होगा। यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। रुधिर समूह ए में एंटीजन कौन सा? ए। रुधिर समूह बी में एंटीजन कौन सा? बी। रुधिर समूह ए बी में एंटीजन कौन सा? ए। और रुधिर समूह ओ में एंटीजन कौन सा? अनुपस्थित होता है। जब आप एंटीबॉडी की बात करते हो, किसकी बात करते हो? एंटीबॉडी। यानी आप इसको एंटीबॉडी की बात करते हो, प्रतिरक्षी की बात करते हो। किसकी बात करते हो? प्रतिरक्षी की बात करते हो। आप बताओगे कि रुधिर समूह ए में एंटी बी होता है। क्या होता है? एंटी बी। रुधिर समूह बी में क्या होता है? एंटी ए होता है। क्या होता है? एंटी ए होता है। रुधिर समूह ए में कोई एंटीबॉडी कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। और रुधिर समूह ओ में एंटी ए और एंटी बी दोनों होते हैं। एंटी ए और एंटी बी दोनों होते हैं। आप रक्त समूह के बारे में कितने रक्त समूह को बताए हो? 4। ए बी ए बी और ओ। जो रक्त समूह ए है इसमें एंटीजन कौन सा? ए। बी में एंटीजन कौन सा? बी। ए बी में एंटीजन कौन सा? ए बी। ओ में कौन सा? अनुपस्थित। आप रुधिर समूह ए में प्रतिरक्षी जो बताओगे वो कैसा? एंटी बी। बी में क्या? एंटी ए बी में क्या? अनुपस्थित। ओ में क्या? एंटी ए और एंटी बी। अब यहाँ समझो बालक, समझने योग्य बात ये है सॉरी, रुधिर समूह जो ए है उसको हम ए को ही दे पाते हैं, बी को नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि ए को यदि बी वाले रुधिर वर्ग को ट्रांसफर करोगे, स्थानांतरित करोगे, आप बताओ ए को हम बी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो बी के पास क्या है? एंटी ए है ना, तो ए क्या हो जाएगा? थक्का बन जाएगा। क्या हो जाएगा? थक्का बन जाएगा। इसलिए ए को हम बी को ट्रांसफर नहीं कर सकते और बी को हम ए को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो ए रक्त समूह है वो किसको दे सकता है? ए को दे सकता है। किसको दे सकता है? ए को दे सकता है। क्योंकि ए के पास एंटी ए नहीं है, ए के पास क्या है? एंटी बी है। और ए रक्त समूह और किसको दे सकता है? आप बताओ, बी को देगा क्या? बी के पास क्या है? एंटी ए है, तो ए का थक्का बन जाएगा, तो बी को नहीं दे पाएगा। आप बताओ, ए बी को देगा क्या? देगा, इसलिए कि ना एंटी ए है और ना ही एंटी बी है। कोई एंटी नहीं ना है, ना एंटी ए और ना एंटी बी है। तो ए रक्त समूह किसको दे सकता है? ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। पहली बात याद रखिएगा कि ए रक्त समूह ए को देगा और ए बी को देगा। दूसरी बात आप याद रखोगे, जो बी रक्त समूह है, ये बी रक्त समूह ए को दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा, क्योंकि एंटी बी है ना इसके पास,
तो बी रक्त समूह किसको देगा? बी बी को को। देगा। और किसको देगा? ए बी को। को देगा। किसको देगा? ए बी को। को देगा, क्योंकि बी के पास कोई एंटी है क्या? ना एंटी ए है और ना ही एंटी बी बी है। है। और बात करते हैं ए बी रक्त समूह को। ए बी रक्त समूह की आप बात करोगे तो ए बी ए को देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि एंटी बी है। बी को देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि एंटी ए है। ओ को देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि एंटी ए और एंटी बी है। ए बी रक्त समूह केवल किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। और बात करते हैं ओ रक्त समूह की। ओ रक्त समूह के पास कोई एंटीजन है क्या? ना ए है और ना ही बी है। तो एंटी ए रहे चाहे एंटी बी रहे, कोई अंतर ही नहीं पड़ना है। तो ओ रक्त समूह ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। यानी ओ ऐसा रक्त समूह है जो किसी भी प्रकार के रक्त समूह के व्यक्तियों को दिया जा सकता है। सबको दे रहा है ना बालक? सबको के लिए एक शब्द आता है सर्व। क्या आता है? सर्व। और दे रहा है यानी दाता है ना। तो इस ओ रक्त समूह को क्या कहते हो? सर्वदाता कहते हो। क्या कहते हो? सर्वदाता। ओ रक्त समूह सर्वदाता है। और आप देखो ए से ए बी ले रहा है ना, बी से भी ए बी ले रहा है, ए बी से ए बी ले ही रहा है और ओ से भी ए बी ले रहा है ना। यानी जो ए बी रक्त समूह है ये ए से भी प्राप्त कर रहा है, बी से भी प्राप्त कर रहा है, ए बी से भी प्राप्त कर रहा है और ओ से भी प्राप्त कर रहा है। सबसे प्राप्त कर रहा है ना। सबके लिए कौन सा शब्द? सर्व। सर्व। और ग्रहण कर रहा है ना बालक, तो सर्वग्राही कहते हो। क्या कहते हो? सर्वग्राही कहते हो। तो ये क्या था? रुधिर वर्ग था। किसने दिया था? कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ए बी एंड ओ। तो हमने समझा, आप याद रखिएगा, जो ए बी रक्त समूह है वो सर्वग्राही है क्योंकि चारों रक्त समूह से रुधिर प्राप्त करता है। और जो ओ रक्त समूह है वो सर्वदाता है क्योंकि चारों रुधिर वर्ग को वो रक्त दे पाता है। तो ये हमने बात की रुधिर की और रुधिर वर्ग की। अब हम बात करेंगे बालक, रुधिर की, रुधिर वर्ग की बात हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र की। किसकी बात करेंगे? रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आप कहते हो। अब रुधिर परिसंचरण तंत्र में आप याद रखोगे कि मात्र 2 चीजें आती हैं। कितनी चीजें आएंगी बालक? 2 चीजें। एक तो आपका हृदय आएगा, एक क्या आएगा? हृदय आएगा। और दूसरी रुधिर वाहिनी आएंगी। क्या आएंगी? रुधिर वाहिनियां आएंगी। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में 2 चीजें, एक हृदय और दूसरा रुधिर वाहिनियां। अब पहले हम बात करेंगे हृदय की। पहले हम किसकी बात करेंगे? हृदय की।
और उसके पश्चात देखेंगे रुधिर वाहिनियां। अब चूंकि रुधिर परिसंचरण तंत्र हमको मानव में ही देखना है, किसका देखना है? मानव में देखना है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में आप बात करोगे किसके? हृदय की और रुधिर वाहिनियां की। तो यदि मानव हृदय की हम बात करें बालक, तो मानव का जो हृदय है मानव का जो हृदय है बालक वो 4 भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में? 4 भागों में। कितने प्रकोष्ठ? 4। 2 आलिंद और 2 निलय। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय। अब आप याद रखना, ये हमारा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, जिससे हम लिख रहे हैं। और जब इसको कॉपी पे या बोर्ड पे करोगे तो ये दायां आलिंद हो जाता है। कौन सा आलिंद होगा? दायां आलिंद। इसको आप बोलते हो दायां आलिंद। आलिंद। और नीचे वाले को दायां निलय। क्या बोलते हो? दायां निलय। इधर वाले को बोलोगे बायां आलिंद। क्या बोलोगे? बायां आलिंद। और इधर वाले को बोलोगे बायां निलय बोलोगे। क्या बोलोगे? बायां निलय। तो आप बालक जब भी हृदय की बात करोगे तो सबसे पहली बात बताओगे हृदय के बारे में कि मानव का हृदय बंद मुट्ठी जैसी संरचना होती है, फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर। मानव का हृदय कैसा होता है? बंद मुट्ठी जैसी संरचना होती है, जो भ्रूण के मध्य भित्ति से या मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है। दूसरी बात आप हृदय के बारे में जो बताओगे, मानव के हृदय के बारे में ये बताओगे कि हृदय में कितने प्रकोष्ठ? 4 प्रकोष्ठ, 2 आलिंद और 2 निलय। और तीसरी बात जो बताओगे ये बताओगे कि हृदय रुधिर परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग होता है, जो रुधिर का संचार पूरे शरीर में कराता है एक नियमित दाब के साथ, जिस दाब को आप रक्त दाब या रक्तचाप कहते हो। तो जब भी मानव हृदय की बात आएगी बालक, आप बताओगे 2 आलिंद और 2 निलय। राइट साइड में दायां आलिंद और दायां निलय, और लेफ्ट में बायां आलिंद और बायां निलय। अब चूंकि ये हमने बोर्ड पे बनाया है ना, तो आप जब भी बनाओगे ये स्मृत रहना चाहिए कि लेफ्ट हैंड है तो दायां आलिंद और राइट हैंड है तो बायां आलिंद। इस प्रकार से बनाओगे, क्योंकि जब भी हृदय की बात करोगे तो सामने कोई व्यक्ति होगा, उसके हृदय की बात करोगे ना तो आपसे उल्टा हो गया ना, विपरीत हो गया ना, तो लेफ्ट की जगह राइट आएगा और राइट की जगह क्या आएगा? लेफ्ट आएगा। इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो हृदय, मानव के हृदय में जो सीखने योग्य बात है बालक, सबसे ज्यादा जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है दोहरा परिसंचरण। क्या पूछा जाता है? दोहरा परिसंचरण। तो हम सीखेंगे कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है और मानव में, मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण किस प्रकार से होता है, इस बात को हम सीखेंगे। इससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं रुधिर वाहिनियों के बारे में। थोड़ी सी चर्चा करते हैं रुधिर वाहिनियों के बारे में। रुधिर वाहिनियों में आपने 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियां सुनी होंगी। एक को आप धमनी कहते हो। क्या कहते हो? धमनी। दूसरे को सिरा कहते हो। क्या कहते हो? सिरा। और तीसरे को केशिका कहते हो। क्या कहते हो? केशिका। तो आप समझो तो धमनी है वो हृदय से रक्त को दूर ले जाती है। जो धमनी है वो हृदय से रक्त को दूर ले जाती है। और हृदय पंपिंग आर्गन होता है ना, और पंपिंग आर्गन है, पंपिंग अंग है, तो वो एक निश्चित दाब से रक्त को क्या करता है? प्रवाहित कराता है। और निश्चित दाब से यदि रक्त को प्रवाहित करा रहा है तो जो धमनिया है उस पे दाब अधिक होगा ना बालक, तो धमनिया की भित्ति मोटी होती है। कैसी होती है धमनिया की भित्ति? मोटी होती है। और जो सिरा होता है वो विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय के पास लाता है। कहाँ से
चलाएगा? विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय के पास लाएगा, और हृदय के पास लाएगा तो दाब कम होगा बालक, और दाब कम होगा इसलिए शिराओं की जो भित्ति होगी वो क्या होगी? धमनी की तुलना में पतली होगी। यहाँ भित्ति क्या होगी? मोटी होगी। कैसी होगी? मोटी। यहाँ भित्ति क्या होगी? पतली। किसकी तुलना में? धमनी की तुलना में। और जब आप बात करते हो बालक केशिका की, जब आप बात करते हो बालक केशिका की, तो आप ये याद रखोगे कि ऊतक के स्तर पे धमनियां और शिराएं दोनों केशिकाओं में ही खुलती हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो वाहिनियां हैं उसको महाधमनी कहते हो या महाशिराएं कहते हैं। महाधमनी और पतला होगा तो धमनी, धमनी और पतली हो गई तो धमनिकाएं, और धमनिकाएं सबसे पतली वाहिनी का निर्माण करेगी जिसको केशिका आप कहते हो। उसी प्रकार महाशिरा से शिराएं, शिराओं से सिरिकाएं, और सिरिकाओं से केशिकाओं का निर्माण होता है। यानी शरीर के ऊतक स्तर पर जो शरीर की कोशिकाओं के सीधे संपर्क में होता है उसको केशिका कहते हो। क्या कहते हो? केशिका। यानी सबसे पतली जो वाहिनी है वो क्या है? केशिका। और ये धमनी और शिरा दोनों को संयुक्त कराने का काम करती है। या कह लो जहाँ पे गैसीय विनिमय होता है वहाँ पे केशिकाएं ही उपस्थित होती है। तो हमने हृदय को समझा, हमने रुधिर वाहिनियों को समझा। अब हम समझेंगे कि जो हृदय है इसमें दोहरा परिसंचरण किस प्रकार से होता है, इस बात को हम समझेंगे। आपको पता है बालक कि मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय। ये क्या है? दाया आलिंद है। नीचे क्या है? दाया निलय है। ये बाया आलिंद है और ये बाया निलय है। अब आप देखो ऊपर फेफड़ा हम बना दें, ये बालक शरीर ऊतक है। क्या है? शरीर ऊतक। और ये हृदय है। क्या है? हृदय। और ये क्या है? फेफड़े। क्या है? फेफड़े। अब आपको पता है कि ये क्या है? दाया आलिंद। क्या है? दाया आलिंद है। ये क्या है? दाया निलय है। क्या है? दाया निलय। ये बाया आलिंद है। क्या है? बाया आलिंद है। और ये क्या है? बाया निलय है। क्या है? बाया निलय है। अब आप देखो बालक, जो हमारा फेफड़ा है ये ऑक्सीजन से रक्त को सराबोर करता है। इससे रक्त में क्या पहुंचता है? ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचती है। और कहते हो रक्त कैसा हो गया?
ऑक्सीजनित हो गया। कैसा हो गया? ऑक्सीजनित हो गया। और उस रक्त को आप शुद्ध रक्त कहते हो। क्या कहते हो? शुद्ध रक्त कहते हो। और शुद्ध रक्त को ले जाने का काम किसका होता है? धमनी का होता है। हृदय से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक शुद्ध रक्त कौन ले जाएगा? धमनी ले जाएगा। और शुद्ध रक्त का मतलब क्या हुआ? ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की सांद्रता कंपैरेटिवली क्या हो? अधिक हो। तुलनात्मक रूप से क्या हो? अधिक हो। तो उस रक्त को क्या कहोगे? शुद्ध रक्त कहोगे। शुद्ध रक्त का मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि उसमें गंगा जल छिड़का गया हो, उसको शुद्ध रक्त नहीं कहेंगे। शुद्ध रक्त का मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो? अधिक हो। उसे आप शुद्ध रक्त कहोगे। अब शरीर ऊतक से जो अशुद्ध रक्त है उसको कहा? दाएं आलिंद में लाने का काम जिसका होता है उसको आप सिरा कहते हो। क्या कहते हो? सिरा। यानी बायां निलय से शुद्ध रक्त धमनियों के द्वारा कहाँ पहुंचा? शरीर के विभिन्न ऊतकों में। शरीर के विभिन्न ऊतकों से अशुद्ध रक्त सिराओं के द्वारा कहाँ पहुंचा? दायां आलिंद में। और दायां आलिंद से दायां निलय में एक कपाट लगा होता है जिस कपाट को त्रिवलनीय कपाट कहते हो। क्या कहते हो? त्रिवलनीय कपाट कहते हो। इस कपाट के द्वारा दायां आलिंद से रक्त कहाँ आता है? दाएं निलय में आता है। और ये रक्त दाएं निलय में आया और दाएं निलय से फिर ये वाहिनियों के द्वारा कहाँ पहुँचता है अशुद्ध रक्त? फेफड़ों में पहुँचता है। और फेफड़ों में शुद्धिकृत होके फिर से कहाँ आता है? बाएं आलिंद में आता है। आप बताओ, रक्त एक बार हृदय से शरीर के ऊतक में आ गया ना, और शरीर को आप देह बोलते हो। क्या बोलते हो? इस प्रकार से इस प्रकार के परिसंचरण को क्या कहते हैं? दैहिक परिसंचरण। क्या कहते हैं? दैहिक परिसंचरण। और ये हृदय है और फेफड़ों को फुफ्फुस बोलते हो। क्या बोलते हो? फुफ्फुस। इसीलिए इस प्रकार के परिसंचरण को क्या कहते हो? फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं। अब आप देखो, ये अशुद्ध रक्त दाएं निलय से फेफड़े में जा रहा है ना, इसको ले जाने का काम किसका होना चाहिए? सिराओं का। लेकिन ये काम सिराएं नहीं करती हैं। पहला ऐसा क्या है? अपवाद है कि जो अशुद्ध रक्त है दाएं निलय से फेफड़ों में ले जाने का कार्य कौन करती है? फुफ्फुसीय धमनी करती है। कौन करती है? फुफ्फुसीय धमनी। जबकि धमनी हमेशा शुद्ध रक्त ले जाती है ना, अशुद्ध रक्त मात्र एक जगह ले जाती है। दाएं निलय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त का संचार फुफ्फुसीय धमनी करती है। और सिराओं का काम क्या होता है? अशुद्ध रक्त को ले जाना ना, लेकिन फेफड़ों से बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त लाने का काम किसका होता है? फुफ्फुसीय सिरा का होता है। किसका होता है? फुफ्फुसीय सिरा का होता है। ये कैसा रक्त लाता है? शुद्ध रक्त लाता है। कैसा रक्त लाता है? शुद्ध रक्त। जिसमें ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो? अधिक हो। और ये कैसा रक्त लाता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त लाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या हो? अधिक हो। तो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त में आप अंतर समझ लिए। पूरे शरीर में जो शुद्ध रक्त का संचार होता है वो धमनी के द्वारा होता है, और अशुद्ध रक्त का संचार जो होता है वो सिराओं के द्वारा होता है। अपवाद स्वरूप एक फुफ्फुसीय धमनी है जो अशुद्ध रक्त का संचार कराती है, और फुफ्फुसीय सिरा है जो शुद्ध रक्त का संचार कराती है। मात्र यही क्या है? अपवाद है। और चूंकि हृदय से रक्त निकल के शरीर में आ रहा है और शरीर से फिर हृदय में जा रहा है, तो शरीर को देह कहते हो ना। और इस प्रकार के परिसंचरण को क्या? दैहिक परिसंचरण। हृदय से रक्त निकल के फेफड़े में जा रहा है, फेफड़े को फुफ्फुस कहते हो, और फेफड़ों से रक्त हृदय में आ रहा है, तो आप बताओ फुफ्फुसीय परिसंचरण क्या हो गया? फुफ्फुसीय आप परिसंचरण। बताओ, एक परिसंचरण एक और एक परिसंचरण ये, एक और एक कितना? 2। इसीलिए इस परिसंचरण को क्या कहते हो? दोहरा परिसंचरण कहते हो। ये क्या समाप्त होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।
मनुष्य का। हमने हृदय को जाना और हृदय के साथ साथ किसको जाना? रुधिर वाहिनियों को जाना। अब थोड़ा सा समझेंगे और हम किसके बारे में? पादपों में वहन समझेंगे। किसको समझेंगे? पादपों में वहन। जब बालक आप पादपों में वहन कहते हो तो वो बहुत ही प्रक्रिया आसान हो जाती है। आप यदि 9th में उत्तक पढ़े होते और उत्तक में आप यदि जटिल उत्तक पढ़े होते, जटिल अस्थायी उत्तक पढ़े होते, जाइलम फ्लोएम का नाम यदि आपने सुना होगा तो आपको और इसको समझने में आसानी होगी। और नहीं भी सुने हो तो भी देखो कितना बेहतर से हम समझेंगे। जैसे यदि पादपों में वहन की बात करोगे तो मुख्य रूप से हम जल के वहन की बात करते हैं। किसकी वहन की बात करते हैं? जल के वहन की बात करते हैं। आप बताओ, जल क्या है? जल। ज से क्या? जल। और ज से क्या? जड़। ज से क्या? जड़। और ज से क्या? जाइलम। ज से क्या? जाइलम। तो आप याद रखोगे कि पादपों में जो वहन जल का होता है, पादपों में जल का वहन जड़ से जाइलम के द्वारा होता है। जल का वहन जड़ से किसके द्वारा होगा? जाइलम के द्वारा होता है। तो ज से जल, ज से जड़, ज से जाइलम। तो पादपों में पानी को पहुंचाने का काम किसका? जाइलम का। जाइलम कहाँ है? जड़ में। और जड़ पानी को पहुंचाएंगे ना जाइलम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में। और ये जाइलम यदि पानी पहुंचाता है तो भोजन फ्लोएम पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? पादपों के विभिन्न हरे भागों में जो भोजन बन रहा है उसको पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। आप एक बात याद रखोगे, रसारोहण एक क्रिया होती है। क्या? रसारोहण। और इसी रसारोहण की प्रक्रिया के द्वारा ये जल जड़ों से पौधों के ऊपरी सतह तक पहुंच पाता है। इंग्लिश में इसे एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। और इसे नेसेसरी इविल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेसेसरी इविल, आवश्यक बुराई। पौधों का ये क्या है? आवश्यक बुराई है। अब आवश्यक बुराई का मतलब क्या है इसको आप समझो, बहुत आसान भाषा में समझो। जैसे जड़ के द्वारा जल का अवशोषण हो रहा है, उसमें उत्तक है जाइलम। अब आप याद रखो, यदि 100% जल का अवशोषण एक दिन में हो रहा है तो इस 100% में 98% जल की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। ये पौधे मात्र कितना प्रतिशत जल का उपभोग करते हैं? 2% जल का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। और 98% जल क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हो? आवश्यक बुराई कहते हो। क्या कहते हो? आवश्यक बुराई। तो इस प्रकार से पादपों में भी वहन की प्रक्रिया होती है। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ पाए होंगे वहन के पूरे प्रक्रिया को। अब अगले भाग में हम सीखेंगे उत्सर्जन, जो कि जैव प्रक्रम का अंतिम भाग है।